प्रकार के विद्यार्थी मित्रांनो, हमने कल एक दांत का दवाखाना चालू किए थे, प्लास्टिक के दांत का दवाखाना। जिस दवाखाने के कहानी के बारे में हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो लोग सुनो ध्यान से दुनिया वालों। और फाइनल अकाउंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का चालू करने के लिए कंप्लीट तरीके का सिस्टम बताए कि एक ट्रांजैक्शन लेवल से लेकर के फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट टैली होने तक कैसे अकाउंटिंग होती है, वो भी हम 2 साल का बता रहे हैं। 2 साल मतलब एक ऐसा साल जिसमें अपना ईयर पहली बार स्टार्ट हुआ है, अपना ऑर्गेनाइजेशन का पहला साल है, और एक दूसरा सिस्टम बताएंगे जिसमें हमारा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हमने दांत के दवाखाने को पहले तो अपन ने नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें बनाते हैं वो बताए थे क्या, कि पार्टनरशिप में जैसे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को यूज करके ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम से एक ही नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं जो ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों के बराबर रहता है अगर कंपेयर करें पार्टनरशिप से। तो समझते हो। और क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो रहता है रिसीव पेमेंट और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के जैसे हम बोल सकते हैं रिसीव पेमेंट वाला डिटेल क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रायल बैलेंस के जैसा होता नहीं है। कल बताए थे कि रिसीव पेमेंट में क्या क्या चीजें आती है, रिसीव में क्या क्या आ सकता, बोलो वाला एक बार, जिसको आता वही बोलना। रिसीव में क्या क्या आ सकता, इनकम। हेड बताओ ना, हमारा पेट खराब करते क्या, हेड बताओ, हेड इनकम। और कैसे पैसे एसेट बेच डालेंगे तो भी पैसा आएगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो भी लोन लेके जैसा पैसा आता। और पेमेंट में क्या क्या आता, एक्सपेंडिचर और एसेट परचेज, लाइबिलिटी पेड, ये चीजें पेमेंट में आ सकती है। तो डेबिट में और भी एसेट लाइबिलिटी और क्रेडिट में भी एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड आइटम आ सकता है, लेकिन एक्सपेंडिचर इनकम का क्लियर है, रिसीप्ट में इनकम ही आएंगी और पेमेंट में एक्सपेंडिचर। समझते हो, इनकम से रिलेटेड पेमेंट नहीं होगा, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रिसीप्ट नहीं होगा, एक्सपेंडिचर पेमेंट में ही आएगा, इनकम रिसिप्ट में आएंगी। समझते हो, तो इतना समझ में आना चाहिए। और एडजस्टमेंट जैसे नॉर्मल वहां रहते हैं वहां पे यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगे। तो कंपेरेटिवली तो आपको मालूम रहना चाहिए इतना कि जो चीजें अपन पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में बनाते हैं लगभग वैसी ही चीजें बनाना है, बस यहाँ पे 2 नॉमिनल अकाउंट बना रहे, ट्रेडिंग पीएनएल, वहाँ पे एक ही अकाउंट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर। और वहां पे भी बैलेंस शीट बनती थी पार्टनरशिप में, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी बैलेंस शीट बनेगी फाइनल अकाउंट में, जो एसेट लाइबिलिटी के थ्रू बनाया जाता है। और एक्सपेंडिचर इनकम में क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर बातें की लिखेंगे, वही लिखेंगे। और अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किए थे दांत के दवाखाने का, कि जो भी अपने को भोपड़ा दिखेगा, मतलब जिसका खर्रा खा के दांत खराब हो गए होंगे, तो उन लोग के दांत को पकड़ पकड़ के तो डालेंगे ना, उनको प्लास्टिक के दांत ला के देंगे नकली वाले। ठीक है, तो बताइए ना हमने क्या किए थे कल। अपने मन की इच्छा थी इसलिए अपन ने चालू किया अपने खुद के पैसे से। अपन डॉक्टर है ना, अपने खुद का ही एनपीओ चालू कर लिया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 रुपए से 1,000 रुपए लिए, क्योंकि चालू करेंगे तो बहुत सारी चीजें खर्चा करना पड़ेगा ना। हाँ, एक बात बताए थे कि ऐसा काम जब कंपनी शुरू करते ना तो लोग जुड़ते जाते और कारवा बनते रहता। नहीं, लोग जुड़ते जाते हैं, दान वान आते रहता और काम धंधा चलते रहता। तो हमने जो कैपिटल फंड अपनी तरफ से लगाया वो कितना लगाए, फिर हमने क्या किए, खर्चा करना चालू किए, लोगों के लिए फर्नीचर किए। अब फुकट में कर रहे करके जमीन पे बिठा देंगे क्या उनको, नहीं। फर्नीचर ला रहे, 2,000 का फर्नीचर तो लाएंगे कम से कम। कोई आया उसका दांत तोड़ना है अपने को तो उसको बिठाएंगे अच्छे से, मुर्गी को कैसा हलाल करते वेस्ट करेंगे उसको भी, तो बिठाएंगे भैया, बैठेंगे, बोलेंगे लकड़ी के चेयर पे बैठ जा करके, फर्नीचर उसके लिए 2,000 का खरीदे ताकि उसका हम दांत तोड़ सके। आगे 1 रुपए की रिबन खरीदे थे। जब अपन दवाखाना खोल रहे हैं, एनपी अच्छा काम कर रहे हैं, रिबन काटेंगे नहीं काटेंगे, कैची कहाँ है भैया, कौन था, कहाँ है कैची, लाए तुमने, दिखाओ। ये तो फालतू बात कर दी तुमने, हम पूरा भरोसे के साथ तुमको, हम अभी अभी रुको, ये बीच में खरीदेंगे कैची, क्योंकि हम अभी दवाखाने को बड़ा करने वाले हैं दूसरे साल में, तो हम अभी रिबन जो काटेंगे अपनी खुद की कैची से काटेंगे। 1 रुपए की रिबन खरीदे थे, और उसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे, उसके बाद अपन ने किराए की जगह पे अपन ने ऑर्गेनाइजेशन चालू किए, तो किराया देना पड़ रहा है। वैसे तो 5-6 हजार लगते मालूम, लेकिन अपन अच्छा काम कर रहे थे तो आगे वाले ने भी क्या बोला, 1,000 ही तो बोले, तुम बहुत हो जाता बोले, तो दे दिए 1,000 उसको किराए के। और मशीन खरीदे 999 की, ऑनलाइन बिक रही थी ना, तो उसमें कैसा हुआ कि वो ऑफर चल रहा था 999, तो हमने मशीन ऑनलाइन खरीदे। आगे उसके बाद में मशीन के बाद में हमने मेडिसिन 500 का दवाई खरीदे, किसी का दांत तो डाले, उसका दांत ही दुख रहा बोलते, तो फिर उसको दर्द कम करने की 2 दिन की दवाई फ्री में देंगे, तो वो दवाई हमने खरीद के लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा,
अभी तय कर ही रहे तो अच्छे से करते ना, दर्द होएगा आगे वाला अपने को गाली बकेगा, मन में अच्छा लगेगा क्या? जैसे कुछ बच्चे हमको देते टेस्ट के बाद। आगे ध्यान दो। प्लास्टिक के दांत खरीद लिए 1,000 के, 1,000 के प्लास्टिक के दांत काय को सर? ओरिजिनल तोड़ तोड़ के प्लास्टिक के लगाएंगे। आगे बैलेंस, ये बैलेंस क्या हो गया सर? ये चीजें एक साल में हुई है एग्जाम्पल के, ये इधर अभी पेमेंट ही हुआ। अभी ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में क्या भी हुआ है, लोगों के पास 50 लोगों के मैंने दांत तोड़ के प्लास्टिक के दांत लगा के दिए, और जो 50 लोग से दांत तोड़े हैं उनको 10-10 रुपए लिए नॉमिनल चार्ज, ताकि एक रहता है 10 रुपए ले रहे। तो 10 रुपए लेकर के हमने क्या करे उन लोग का दांत, मतलब जोड़े, प्लास्टिक का जोड़े, तोड़े तो दिख रहा, तुम जोड़े का देखते ही नहीं। तो अच्छा काम करना था ऐसी ही होता, एक चीज अच्छी नहीं दिखती लोगों की, दूसरी खराब चीज दिखे, दांत तोड़ डाले। एक तो खर्रे वाला दांत तोड़ के दिए, 500 रुपए की फीस आई है 50 लोग से 10 के भाव से, और क्या है पैसा? एक पोटे का दांत तोड़े थे ना, तो उसके पापा बहुत खुश हो गए थे। वो घर में गया ना, हंसते हंसते बताया घर वाले को, तो घर वाले बोले कि बहुत अच्छा हो गया, बोले कौन ने के दिया बोले तेरे को? क्योंकि घर वाले बहुत अमीर से, ये पोटा बिगड़ गया था ना, संगत अच्छी नहीं थी, खर्रा खुर्रा खाने वाले पोटे के साथ में घूम रहा इधर उधर धूप में। तो उसके पापा बहुत खुश हो गए, भैया इसके दांत सुधर गए, ये भी सुधर गया होगा, ऐसा सोच के वो जो उसके पेरेंट थे, जो पैसे वाले थे, वो लोग आके हमको कितने का डोनेशन दे दिए। तुम बोले बहुत अच्छा काम कर रहे, लो चेक फाड़ के दिए 10,000 का। और फिर हम वो चेक के पैसे से क्या किया है, अपना ऑर्गेनाइजेशन, हमारे रिसिप्ट हो गई, हमारे वो पैसों से हम क्या करेंगे और काम करेंगे। काय का? पुण्य का काम, पुण्य का काम। एनपीओ में पुण्य का काम होता है। तो उसके बाद में और कुछ लोग ऐसे भी आए जिसने छोटा मोटा डोनेशन दिए, छोटा मोटा 1,000 रुपए आया हमारे पास। तो इससे अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या हुए। और हमने कल डोनेशन का डिस्क्रिमिनेशन भी डिफरेंशिएशन भी बताए थे कि अगर कोई डोनेशन अपने को कैसा दे रहा, ज्यादा दे रहा, तो अपने मन के कोने की इच्छा बता सकता क्या, व्यक्त कर सकता क्या? हाँ। लेकिन अगर अपन को कोई दे रहा 11 रुपए, उसके कोने की इच्छा को क्या करेंगे अपन? अपने कोने में रख बोलेंगे, अपन को कोई कोने की बात नहीं, समझ रहे हो? तो अपन क्या करेंगे, किसके कोने के मन की इच्छा समझेंगे? जिसने अपने को डोनेशन ज्यादा दिया वो अपने को भरमाई से भी रखेगा, ये मेरी मन की इच्छा है कि ये जो मैं पैसा आपको दे रहा हूँ इससे बिल्डिंग बनाई जाए, ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है। तो अभी के लिए तो हमने क्या किया, समझ लो 10,000 तो दिया उसने, कुछ अपने को मशीन ले लो बोले, तुम दांत तोड़ने की जो मशीन करते हैं लेते 1,000 वाली है ना तुम्हारे पास, 999 वाली, वो चाइना की है, तो अच्छी नहीं है बोले मशीन, उससे नहीं क्या दूसरा दांत भी खराब हो रहे बोले, तो इससे क्या करो तुम अच्छी वाली मशीन लो 10,000 वाली। तो अपने को डोनेशन दिया, स्पेसिफिक डोनेशन, अमाउंट देख के पहचानेंगे या फिर उसके साथ उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी रहेंगी। ऐसा डोनेशन जिसके साथ कोई मकसद बताया गया है या वो डोनेशन बहुत बड़ा है, तो ऐसे डोनेशन को कैपिटल इनकम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर डोनेशन अपने को 11 रुपए 21 रुपए या कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके साथ मकसद नॉर्मली कोई बताता नहीं, किसी ने बता भी है तो क्या बोलेंगे उसको? भक्त बोलेंगे। मतलब फरमाइश सुन रहे थे, 11 रुपए कोई फरमाइश सुनता क्या? तो हेलो फरमाइश इधर है। तो बोलने का मतलब है इस तरीके से अपना एक साल का बिजनेस हुआ। ये है ट्रांजैक्शन कंप्लीट ईयर के, पहले साल के, जिसमें हमारे पास पैसा आया भी और कई कारणों से पैसा गया भी, और उसके बाद में पैसा बचा भी। कितना बचा? तो ये है क्वेश्चन का पार्ट, जिसमें अपने पहले इस साल के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी किए थे। कुछ एडजस्टमेंट क्या किए थे, किसी को याद है? 300 रुपए का बस मेडिसिन का स्टॉक, मेडिसिन खरीदे कितने की थे, उसमें से 200 की यूज हुई, 300 रुपए का बच गया। ये एडजस्टमेंट है और ये रिसीव पेमेंट है। इसको यूज करके अपने फाइनल अकाउंट अगर बनाए एनपीओ का, तो कैसा बनाएंगे? सिर्फ दो चीजें बनाना है, एक स्टेटमेंट एक अकाउंट। एक स्टेटमेंट का नाम बोलो वाला बैलेंस शीट, अकाउंट का नाम बोलो वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बस अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, और स्टेप बताए थे पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट की स्टेप बोलो 4। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट का स्टेप, पार्टनरशिप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का बैलेंस। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट के आइटम का 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 ट्रेडिंग 1, P&L 1, बैलेंस शीट टोटल। और अगर हम बात करें कंपैरेटिवली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट की, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल वगैरह रहता। चालू की स्टेप नंबर 2 से होता। कंपैरेटिवली अगर बात करें पार्टनरशिप से, तो स्टेप नंबर 1 में ही अपन एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? बचे आइटम, रिसीव पेमेंट के बचे आइटम का एक इफेक्ट। फिर बाद में स्टेप नंबर 3 में इनकम एक्सपेंडिचर बंद करके जो भी प्रॉफिट सरप्लस डिफिसिट क्या आएगा, इसको प्रॉफिट लॉस बोलते नहीं है। सरप्लस डिफिसिट जो भी आएगा उसको कैपिटल फंड में, इसको कैपिटल बोलते, कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे। और इस तरीके से अपना फिर फाइनली बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए? टैली हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये अपने पास रहा क्या, ये है रिसीव पेमेंट। तो इस रिसीव पेमेंट में एक एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट का नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 500 रुपए। और इस 500 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट का 500 रुपए नहीं, कितने रुपए? 300 रुपए। तो बताइए ना, मेडिसिन के 500 रुपए दिए, ऊपर एडजस्टमेंट में बोलता कि स्टॉक 300, स्टॉक मतलब बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो 500 में से 300 बच गया, मतलब खर्चा कितना हुआ? तो पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएंगे, 500 में से 300 घटा के 200 लिखेंगे। और जो 300 घटा उसके बारे में क्या बोला है?
दो इफेक्ट करेंगे, उसके जो बच गया उसको नाली इफेक्ट दे देंगे जाके, नहीं वो चीज फ्यूचर में काम आनी है, हर वो चीज जो फ्यूचर में काम आने वाली हमारी क्या है। इसलिए जो बच गया 200 रुपए का स्टॉक उसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखिए, 300 रुपए का स्टॉक उसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखिएगा। ये खर्च वाला 200 बाहर आया, बचे वाले 300 के बारे में एडजस्टमेंट में बोला है, तो इस 300 का दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में। ये एडजस्टमेंट एक ही है और एक एडजस्टमेंट हो गया। स्टेप नंबर 2 में बताओ क्या करेंगे। का एक ही रिसीव पेमेंट में सबसे ओपनिंग में जो पैसा दिया है, अपना पहला साल है अगर, तो जो ओपनिंग बैलेंस है रिसीव पेमेंट का वो ही कैपिटल फंड है। सबसे पहले जो पैसा है वो ही कैपिटल फंड होता है फर्स्ट ईयर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये 10,000 रुपए अपना ओपनिंग कैपिटल फंड है। जैसे अपने कैपिटल फंड को अपन क्या लिखते, कैपिटल को अपन क्या लिखते अंदर वाले कॉलम में लाइबिलिटी में, वैसे कैपिटल फंड को भी अंदर लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, इसका एक ही इफेक्ट होगा। आगे बचे आइटम का एक इफेक्ट। फीस बताओ क्या है ऑर्गेनाइज रिसिप्ट में दिया है, तो क्या 3 ऑप्शन दे रहे हैं, एसेट लाइबिलिटी इनकम। इनकम फीस मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम डॉक्टरी कर रहे हैं बराबर, तो अपन को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा फीस के। इनकम इनकम के तौर पे, रेवेन्यू इनकम के तौर पे कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, ये एक्सपेंडिचर ये इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा रहता है लेकिन अकाउंट में अपोजिट रहता है, इधर एक्सपेंडिचर इधर इनकम नॉमिनल करूँ, उधर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी ऐसे। बताइए अगला आइटम डोनेशन। बोलिए माय डियर सन, ये जो डोनेशन है ये कौन सा डोनेशन है, रेवेन्यू कैपिटल, क्योंकि बड़ा अमाउंट है इसीलिए उसको लाइबिलिटी मानिएगा और लाइबिलिटी में लिखिएगा। लाइबिलिटी में देखो 10,000 का डोनेशन लिखेगा, आप चाहो तो कैपिटल फंड में ऐड करके भी लिख सकते हैं, अलग से लिखे तो बहुत अच्छी बात है। डोनेशन चिल्लर डोनेशन, बोलो चिल्लर लोगों, इनकम में लिख दो डोनेशन। और फर्नीचर, फर्नीचर बोलो क्या है, एसेट में लिख दो। कोई भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड आया क्या, अगर वो एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन बोला रहता तो कर पाते थे क्या, आएगा भी आगे के क्वेश्चन में आएगा भी। अभी तो अपन ये सब चीजें नहीं समझ रहे, अभी अपन एक रफ आइडिया लेना चाहते हैं। रिबिन, रिबिन बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, रेवेन्यू बहुत बड़ा वही बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं, इससे बहुत असर पड़ जा रहा है कि अपन ने रिबिन काटे करके, तो कई चीज नहीं ला रहा, कहाँ से काटेंगे मालूम नहीं। तो रिबिन 1 रुपए का कहाँ लिख देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में। रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर है। मशीन खरीदे थे, मशीन चाइना की मशीन खरीदे थे दांत तोड़ने की, ऐसे में लिख देंगे 999। उसके बाद में प्लास्टिक के दांत, वो क्या लिखा है इंग्लिश में, प्लास्टिक के दांत 1,000 रुपए का खरीदे थे और 1,000 रुपए के प्लास्टिक के दांत हमारे क्या है, खर्चा। और हमको एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला, तो ऐसा कोई आइटम जो कंज्यूमेबल है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा यूज हो गया। 1,000 रुपए पूरा का पूरा कहाँ लिख देंगे, इस साल पूरा खर्चे में लिख देंगे 1,000। नहीं समझा 1,000, कंफ्यूजन है किसी को, आगे आ जाएंगे। उसके बाद में बैलेंस जो बचा, पैसा जो बचा कैश का बैलेंस है, वो आया पैसा गया पैसा बचा पैसा, बोलो कैसा पैसा, मतलब बचा पैसा कैसा पैसा, एसेट, तो कैश का पैसा एसेट में लिख दीजिएगा। नहीं समझा, तो ये लिखने के बाद स्टेप नंबर 3 बोलो, स्टेप नंबर 3 में बताओ क्या करिएगा। एक में एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट किए, 2 में बचे आइटम का 1 इफेक्ट किए, 3 में अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करके सरप्लस डिफिसिट निकालिएगा। सरप्लस डिफिसिट में क्या दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट और क्रेडिट में से क्या ज्यादा है, डेबिट। डेबिट का टोटल कर रहे तो 2,201 आ रहा और इधर 1,500, तो 2,201 को इधर लिख दिए, डेबिट का टोटल क्रेडिट में भी लिख दिए, और फिर 2,201 में से 1,500 घटाए तो 701 आया। 701 को क्या बोलिएगा, डेफिसिट काय को भर रहे, सरप्लस काय को नहीं भर रहे, खर्चा ज्यादा हुआ है तो उसको डेफिसिट, तो लॉस के जगह डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस डेफिसिट को कैपिटल फंड में से क्या करिएगा, माइनस, क्योंकि वो डेफिसिट है तो माइनस कर देंगे डेफिसिट के। 701 को 10,000 में से 9,299 आ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे डिवाइड कर टोटल, ये 19,299 और इधर का भी टोटल 19,299 इतना कल बताए थे। और फिर बोले थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम अलग कंटिन्यू करते हैं अगर अगले साल, तो क्या होगा, ये जो बैलेंस शीट है ओपनिंग बैलेंस शीट, इसके डेटा को ये ला लिया हमने यहाँ पे, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट, और इस ओपनिंग बैलेंस शीट के डेटा को यूज करके और करंट ईयर के कुछ ट्रांजेक्शन, करंट ईयर में अपने पास पहले से कितना पैसा रखा रहेगा रिसीव पेमेंट में 16,000, और इस 16,000 के रिसीव पेमेंट के बैलेंस को यूज करेंगे और इस ट्रांजेक्शन को रिसीव पेमेंट में पहले रिकॉर्ड करेंगे, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीव पेमेंट को यूज करके कैसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है बताएंगे। क्या यूज करके बोले हमने, बैलेंस शीट और रिसीव पेमेंट को यूज करके कैसे बनाएंगे फाइनल अकाउंट वो बताएंगे, क्योंकि हमने ऐसा वाला प्रॉब्लम तो बता दिए कि बिना ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट था ही नहीं, तो सिर्फ रिसीव पेमेंट को यूज करके जब अपन करते तो ओपनिंग कैश बैलेंस को ही क्या मानते हैं, कैपिटल फंड। लेकिन आज नहीं मानेंगे क्योंकि अपने पास कैपिटल फंड ऑलरेडी आ गया है। कैपिटल फंड कितना हो चुका है अपने बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, 9,299 कैपिटल फंड की वैल्यू है। और ये पहले बचा हुआ, अब ट्रांजेक्शन बताना देख करके और हम उसको रिसीव पेमेंट में लिखते जाएंगे।
तो 1 मिनट रुक जाएंगे। बताओ, सबसे पहले तो रिसिप्ट में 16,000 ओपनिंग बैलेंस। प्लास्टिक के दांत परचेस 3,000 के साल भर में प्लास्टिक के दांत परचेस किए, 3,000 के प्लास्टिक के दांत करेंगे तो पेमेंट में लिख देंगे बाय प्लास्टिक के दांत 3,000। इलेक्ट्रिक बिल पेड 2,000, इलेक्ट्रिक बिल पे करे अगर 2,000 का तो बताओ क्या है पेमेंट में लिखे, रिसिप्ट की पेमेंट है बस उतना बताना, कैश बुक बनाना सीखे होंगे तो आता होगा। पेमेंट में बोलो बाय 2,000। उसके बाद में रेंट पेड 1,000, काय में लिखू बोलो ना, काय में लिखू वो तो बोलो, पेमेंट में लिखते, पेमेंट में लिख देते बाय रेंट, कितने रुपए रेंट 1,000। उसके बाद फीस रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट में लिख देते इनकम के तौर, ये 10,000 मिल गए तुम्हारे को सर, हाँ तरक्की पे अपना ऑर्गेनाइजेशन। फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड की स्पेलिंग बराबर है, याद रखना, हमको याद दिलाना ठीक है, हम भूल जाते हैं। सैलरी, सैलरी में कुछ बोला ही नहीं तो क्या मान लेंगे पेड, पेमेंट में लिख देंगे बाय कितना सैलरी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, ओ स्पेसिफिक डोनेशन, अगर डोनेशन के साथ लिखा है कि फॉर का मतलब जिसने भी डोनेशन दिया उसने फरमाइश बताया, और ये डोनेशन रेवेन्यू इनकम होती है कि कैपिटल, जिस डोनेशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हो उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं और कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट होने के कारण आएगा अभी तो रिसिप्ट में, लेकिन आगे चल के इनकम बनेगा कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी समझता है, समझो डोनेशन, बोलो डियर सन। उसके बाद में मशीन, नहीं 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 मेडिसिन, मेडिसिन पेमेंट में लिख देंगे बाय मेडिसिन। पहले की कुछ मेडिसिन बची थी क्या, ओ वो भी आने वाला है जिसको इग्नोर कर दिया कुछ बच्चों ने, इसलिए तो टैली हुआ तुम्हारा। आगे लोन टेकन, लोन टेकन मतलब अपने को ऑर्गेनाइजेशन को और क्या करना था, बढ़ाना था, तो अपन ने 50,000 का लोन लिया, रिसिप्ट में लिख देंगे लोन 50,000 रुपए का लोन। बहुत पैसा नहीं हो गया, डोनेशन के 50 मिले और लोन के भी 50 आ गए, क्या करेंगे, पैसा आता तो इंसान को खुजली होती, बना दिए बिल्डिंग या खरीद लिए बिल्डिंग, लिखा अगले बिल्डिंग परचेस कितना 1,000, पेमेंट में लिख देते बाय बिल्डिंग कितना बिल्डिंग, बाप रे बाप रे 80,000 का बिल्डिंग है, हाउ। उसके बाद फिर कुछ एडजस्टमेंट दिए जिसको अपन फाइनल अकाउंट बनाते समय कंसीडर करेंगे। अभी अपन इस रिसिप्ट पेमेंट का टोटल करके बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आएगा कोई बताएगा, डेबिट का टोटल बोलो, हमेशा रिसिप्ट ज्यादा रहेंगे, जितना रिसीव है उससे ज्यादा पेमेंट कर नहीं सकते। 1,26, हाँ ये 10 और 16, 26 और 1,00,000, 3 और 2 5, 5 और ये 3, 8 और 1 9, 9 89, 89 घटाओ 126 में से 11 सर 17 37, ये 37 को क्या नाम से लिखूं, बाय बैलेंस के रिटर्न, और ये बैलेंस कैश बैंक का बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का पैसा अगर कैश में रहता तो कैश बैलेंस, बैंक में रहता तो बैंक बैलेंस, कैश बैंक दोनों में तो कैश बैंक बैलेंस। आगे आने वाले प्रश्नों में आप दोनों तरीके की चीजें देखने वाले हो। अभी ये है रिसीव पेमेंट का एक डेटा और इसके साथ दिया है ओपनिंग और कुछ एडजस्टमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट और एडजस्टमेंट, इन 3 जानकारी को यूज करके करंट ईयर का यानी सेकंड ईयर का फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले है। क्या बोले किसी के समझा, डरना नहीं है, डराने के लिए नहीं बोले इतने जम के। तो जो हमारी राइटिंग आपको पसंद आ रही है जितनी भी, तो देख देख के बताना क्या क्या लिखे करके, ऊट पटांग लिख के रखे कुछ भी। तो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बोलो, इसको थोड़ा बाजू सरका देता,
बताइए ना आंसर में सबसे पहले क्या बनाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थोड़ी इज्जतदारी से बनाओ क्या अकाउंट। अब अच्छा नहीं लगता ना डॉक्टर रह के इतनी खराब रेटिंग। ओ डॉक्टर की रेटिंग खराब ही रहती। एग्जाम्पल में हम थोड़े से डॉक्टर बन गए थे ना, तो थोड़ा हमारा अंदर एक डॉक्टर घुस गया था, तो हमने उस हिसाब से राइटिंग बनाई। किसी को तकलीफ हो रही तो हमको तकलीफ क्यों दे रहे, फिर बातें काय को करते। जहरीलो ओ भैया, इधर रहने दो। उसको क्या को सिखाते, तुम्हारे को पैसे देता क्या और ट्यूशन जा रहे, उसके बाद ट्यूशन जा रहे तू। तुम जो बोल रहे वो तो सुन रहे ही नहीं, उसका सुनने को देखते क्या। बोलिए। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन, अगर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से हमारा बिजनेस चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, तो अपने कैपिटल फंड की वैल्यू अपने को पिछले साल के बैलेंस शीट में अपडेटेड की हुई दी हुई है। पिछले साल तक की अपडेटेड वैल्यू जो अपना ओपनिंग कैपिटल फंड करंट ईयर के लिए कंसिडर किया जाएगा। कितना? 9,299। और जो ओपनिंग कैश का बैलेंस है ये पिछले साल का क्लोजिंग कैश का बैलेंस था। आज वो काम का, आज अपने लिए क्लोज बैलेंस शीट में जो आने वाला कैश का बैलेंस है वो कितना है? क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे बनेगी, तो क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट में एसेट लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आखिरी दिन का एज ऑन 31 जो भी रहेगा। समझते नहीं समझते? समझो। अभी बताओ कि ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा और ऐसा क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो स्टेप कैसी रहेंगी सर? स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट के रैंडम का 2 इफेक्ट। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? और एक मिनट सबसे पहले पढ़ने का तरीका बताते हैं। पढ़ने के टाइम पे क्या करना? ओपनिंग बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ना। कैसे पढ़ना? ध्यान से पढ़ते समय अपने को क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमा के ध्यान दीजिएगा कि कोई एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड कोई आइटम एसेट में लायबिलिटी में है क्या। किससे रिलेटेड आइटम के ऊपर गौर फरमाएंगे? एक्सपेंडिचर और इन सर बैलेंस शीट में तो एसेट लायबिलिटी रहती है ना, एक्सपेंडिचर अनपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अकर्ड, ऐसे वाले जो आइटम रहेंगे इन पे गौर फरमाइएगा। क्योंकि जो चीज पिछले साल प्रीपेड थी इस साल वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर हो सकता है। पिछले साल जो अनपेड थी हो सकता है इस साल उसको पेड तो किए लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है, पिछले साल का इस साल पेड कर रहे हैं। ऐसे नाटक वाले आइटम खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन में ज्यादा है ही नहीं है। कोई भी एक्सपेंडिचर प्रीपेड अनपेड ऐसा वाला एसेट है क्या? लेकिन ऐसी चीजें अगर रहती है तो ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है और अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है ना, तो वो प्रॉब्लम तकलीफ दे हो जाता है। अब लग रहा है एनपीओ क्यों कठिन होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि ये सब कुछ भी ध्यान स्पेशली रखना पड़ेगा, तो आपको तो गलती होने के चांसेस ज्यादा भी और समझ में अच्छे से आएगा भी। आपको क्यों ये स्पेशली ध्यान रखना है? क्योंकि करंट ईयर में जो पेमेंट कर रहे हो ना, वो पूरा पेमेंट करंट ईयर के ही रिलेटेड हो जरूरी हो सकता। पिछले साल की लायबिलिटी में लिखा हो कि 1,000 का रेंट अनपेड, तो जो पिछले साल अनपेड है उसमें से अभी जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो 1,000 माइनस कर लेना जो पिछले साल का अनपेड था। क्योंकि कभी भी अगर किसी को आप रेंट दे रहे हो जाके और पिछले साल नहीं दिए थे, तो जो भी दोगे वो पहले पुराने वाले पैसे काटेगा। आपका पूरा पैसा इस साल का खर्चा आपको मानने की जरूरत, अगर उस से रिलेटेड कुछ पैसे आप पहले देने के थे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा करंट ईयर में, जिसके लिए आपको मालूम तो रहना चाहिए कि पिछले साल कितने आइटम एक्सपेंडिचर और इनकम वाले, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वाले पिछले साल की बैलेंस शीट में दिए है। नहीं समझे क्या बोले? तो ये आप लोग को स्पेशली बताया कि क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के नॉमिनल आइटम से रिलेटेड आइटम जो है एक्सपेंडिचर इनकम से प्रीपेड अनपेड वाले को आइटम को हाईलाइट करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और फिर उससे रिलेटेड रिसिप्ट पेमेंट आएगा तो वो ध्यानपूर्वक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करो, डिटेल में चीजें बताई जाएंगी। अभी ये आपको जागरूक करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज बताया है, क्योंकि ये तरीके से अगर आप ध्यान रखने का हैबिट शुरू से रखोगे तो ये चीज आपको आगे चल के तकलीफ कम देगी। अदरवाइज ये चीज ही बच्चों को तकलीफ देती है, समझता ही नहीं वो पिछले साल का क्या प्लस माइनस काय को कर रहे क्यों नहीं कर रहे। समझ रहे हो क्या बोल रहे? आगे आ जाएंगे। अगर हम बात करें ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट को तो पढ़ेंगे ध्यान से, रिसिप्ट पेमेंट को भी एक रफ रीडिंग कर लेंगे, एडजस्टमेंट भी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आंसर करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बोलो? क्या आइटम का 2 इफेक्ट। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बोलो? पहले बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम का एक इफेक्ट, बचे हुए बैलेंस शीट के आइटम का एक इफेक्ट, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट के बचे आइटम का एक इफेक्ट। मतलब अपने ऐसे क्वेश्चन में अपने को सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट के बचे आइटम का एक इफेक्ट नहीं करना है, बल्कि पहले बैलेंस शीट के एक आइटम का बचे आइटम का एक इफेक्ट और उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट के एक आइटम का बचे आइटम का एक इफेक्ट, ऐसा करना है। तो बहुत बड़ा कोई अंतर हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ, बस वो एक स्टेप ऐड हो गई। स्टेप 3 ये
स्टेप में थोड़ी चीजें ऐड हो गई। स्टेप नंबर 1 में बोलो फिर से क्या आप करोगे, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे बोलो, के बचे आइटम का, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के बचे आइटम का एक इफेक्ट, फिर उसके बाद में रिसीव पेमेंट के बचे आइटम का एक इफेक्ट। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन करके सरप्लस डिविजन निकालेंगे, कैपिटल फंड में प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए। नहीं है, बोलिए स्टेप नंबर 1। पहले प्रश्न पढ़ लूं क्या, अपन ने तो प्रश्न बनाए, क्या पढ़ते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग प्रश्न के अंदर इन्वॉल्व हो, प्रश्न में आने वाले सभी आइटम के बारे में आपको जानकारी है क्या, कि पढ़ के बताओगे, ये भी प्रश्न पढ़ना पड़े तो फिर तो पढ़ लिख के कोई मतलब ही नहीं अपना, मतलब अपन खुद ही प्रश्न बना रहे हो, खुद ही पढ़ना पड़ रहा। लेकिन नॉर्मली अगर हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न को पहले पढ़िए, क्योंकि हर प्रश्न अपन बनाए हुए हैं क्या, इतने पहुंचने के अपन पहुंचेंगे 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी कितने बज रहे हैं, जाओ चलो। मैम क्या 2 घंटे की क्लास रह सकती, बता दिए थे मैडम ने, वेरी गुड। बताइए ना, स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा, एडजस्टमेंट के आइटम का 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1 में एडजस्टमेंट में क्या बोला है, स्टॉक बोला है मशीन मेडिसिन का 400 का, प्लास्टिक के दांत के 500 का। तो जो भी चीज का स्टॉक बचा है उस स्टॉक को जो एडजस्टमेंट में दिया उसके इफेक्ट कितने करिएगा, जो प्लास्टिक के दांत को नाली में फेंक देंगे क्या, नहीं, क्या करिएगा, अगले साल काम है, हर चीज फिक्र क्या है, एसेट में लिख देते, क्या नाम से लिखूं, नहीं स्टॉक हेडिंग लिखो ना पहले, स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लास्टिक के दांत 400 ना 500, दोनों को जोड़ के लिखो तो चलेगा क्या, अलग लिखो तो चलेगा क्या, कुछ भी लिखो ना, क्या जा रहा सर, हाँ ठीक है। तो जो अपने बचे हुए आइटम है उसके बारे में एडजस्टमेंट उसके 2 इफेक्ट। जो बच गया वो खर्च हुआ क्या, खर्च नहीं हुआ तो खर्चे में से उतना क्या कर लो। अगर मेडिसिन में स्टॉक बचा है 400 रुपए का, तो पहले ये चेक करो कि पहले से मेडिसिन थी क्या ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम, फिर देखो कोई खरीदे क्या, फिर ये भी चेक करो कुछ बेचे क्या, पहले से था क्या, खरीदे क्या, बेचे क्या। पहले से मतलब बैलेंस शीट बैलेंस शीट में रहता, रिसीव पेमेंट में रिसीव पेमेंट रहता, खरीदे बेचे। तो ये तीनों को रिलेट करके देखो कि है कितना, टोटल अरेंज कितना हो गया, 4, उसमें से पता चला कि एडजस्टमेंट में बताया 400 तो बच गया, यानी वो 400 खर्च हुआ नहीं, ऐसा पूरा कैलकुलेशन करके खर्चा कितना हुआ वो फाइनली खर्चे में यानी एक्सपेंडिचर में लिखिएगा। लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, खर्चा पता कैसे चलेगा उस आइटम का जिससे रिलेटेड स्टॉक रहता है। सबसे पहले देखो पहले का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट से, फिर देखो खरीदे कितना, फिर देखो बेचे कितना, फिर देखो कि बचा कितना, फिर पता करो कि खर्चा कितना, नहीं समझे कितना, चित्ता। अब बताइए ना, इस क्वेश्चन में तो हो सकता है कि वो कोई आया नहीं हो पेमेंट में कोई, लेकिन देखने का तरीका आप समझ रहे हो क्या बोले, जब भी एडजस्टमेंट से रिलेट करोगे कोई नॉमिनल आइटम को तो इस तरीके से आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा पूरा, समझ में आ रहा पूरा। तो बताइए ना, ये मेडिसिन का 400 है और पिछले साल स्टॉक में मेडिसिन थी क्या, कितनी, ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन की स्पेलिंग थोड़ी शॉर्टकट में लिख दिए थे, वो भारी पड़ गया हमारे को। तो कितने रुपए का मेडिसिन था बचा, और इस साल के पेमेंट रिसिप्ट में देख के बताओ कि कोई मेडिसिन, बताओ ना इस साल के बैलेंस शीट में और इस साल के रिसिप्ट पेमेंट में कि रिसिप्ट में, रिसिप्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पैसे में बेचते नहीं होंगे, मेडिसिन फुकड़ में ही देते होंगे तो पैसा मिलता ही नहीं उसका। और पेमेंट में देखेंगे तो पेमेंट में कितना दिख रहा, 1000। तो ये पेमेंट वाले का कितना इफेक्ट, रिसिप्ट पेमेंट में दी गई जानकारी का कितना इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में दी गई जानकारी का कितना इफेक्ट, दोनों का एक एक इफेक्ट। तो ये पहले के 300 और अभी खरीदे हुए 1000 सब दो एक्सपेंडिचर में लिख देते। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 300 प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन 1000, टोटल हो गया 1300। और बताओ अनिकेत कितने का बचा है, जिसके बारे में कहा बोला है, कितने इफेक्ट, एक इफेक्ट लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और दूसरा इफेक्ट जो खर्च नहीं हुआ जो बच गया उसको खर्चे में से क्या कर दो, क्योंकि पहले के थे 300 का और खरीदे 1000 का, यानी खर्च पूरे 1300 नहीं हुए, 400 तो बचा है, खर्च कितना हुआ होगा, वो 900 निकालने के लिए 400 को क्या कर दीजिएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 400 घटाओ और 900 बताओ, बोलो हाउ। ये 400 के कितने इफेक्ट किए, ये 300 और 1000 के कितने इफेक्ट किए, इनके एक एक इसके 2, काय को ध्यान दो। एडजस्टमेंट में और कोई आइटम के बारे में कुछ बोला है क्या बोला है, प्लास्टिक के दांत कितने के बचे हैं बोलते 500। तो पहले तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे प्लास्टिक के दांत का एक इफेक्ट हो गया क्या, बैलेंस शीट में एसेट में लिख दिया क्या, दूसरा इफेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी अगर आइटम आया है तो पहले रिलेट करेंगे उसको ओपनिंग में बैलेंस था क्या, फिर उसके बाद में उसमें कोई रिसिप्ट हुई क्या, मतलब उसके लिए पे किए क्या, उस खरीदे क्या, बेचे क्या, मतलब रिसिप्ट पेमेंट में चेक करके देखेंगे खरीदे बेचे क्या, पहले का बैलेंस में खरीदे बेचे जोड़ घटा करके चेक करेंगे कि अपडेटेड कितना है, और ये देखेंगे उसमें जो बच गया वो खर्च हुआ
नहीं है, और फाइनली फिर अपने को खर्चा पता चलेगा। तो बताओ ना कि पहले की ओपनिंग बैलेंस शीट में मेडिसिन का स्टॉक है क्या? आगे आने वाले समय में तकलीफ बढ़ने वाली है, आगे आने वाले समय में प्रज्वल, आगे आने वाले समय में अनपेड बिल फॉर मेडिसिन ऐसा भी आ सकता है, यानी लाइबिलिटी मतलब कुछ पैसे मेडिसिन के पहले से देने के थे, इस साल जो पेड कर रहे हो ना आप मेडिसिन के लिए, अगर कितने रुपए इस साल मेडिसिन के लिए पेड कर रहे हो बताओ बोला, मेडिसिन नहीं प्लास्टिक के दांत 3,000, तो हो सकता है पुराना बिल भी पेंडिंग हो, उससे भी रिलेट करना पड़ेगा, सिर्फ एसेट से नहीं, लाइबिलिटी से भी रिलेट करना पड़ सकता, हो सकता ना पिछले साल के प्लास्टिक के दांत के पैसे पेंडिंग होंगे अभी, तो जो अभी पेमेंट किया मतलब पूरा प्लास्टिक के दांत आया ही नहीं, उसमें से पुराना कुछ पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। एसेट और लाइबिलिटी दोनों से रिलेट करेंगे, एसेट लाइबिलिटी दोनों में से कहीं पे भी कुछ भी दिया गया पिछले साल की बैलेंस शीट में प्लास्टिक के दांत के लिए, प्लास्टिक के दांत का कोई भी लेना देना बचा नहीं था, जितना खरीदे थे प्लास्टिक का दांत पिछले साल का पिछले साल ही खत्म हो गया था, कुछ लाइबिलिटी भी नहीं थी, कुछ ऐसे भी नहीं थी। हाँ, खरीदे कितना थे इस साल, उस 3,000 में से जो पूरा का पूरा आपने 3,000 का ही खरीदे, अभी कितना बच गया स्टॉक, तो खर्चा कितना हुआ होगा, खर्चे में कैसा लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से माइनस करिएगा, कितना माइनस करिएगा, बाहर कितना लिखिएगा, 500 के कितने इफेक्ट लिखे हैं, क्यों क्यों लिखे 2 इफेक्ट, और बाकी अगर बात करें 3,000 के कितने इफेक्ट की, समझो एडजस्टमेंट खत्म। बोलो प्रज्वल कि दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कोणते बचे आइटम, पहले बैलेंस शीट बाद में रिसीव पेमेंट, तो बैलेंस शीट के बताओ ना, ओपनिंग बैलेंस शीट से अपने को ओपनिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा, उस कैपिटल फंड को अपडेट करने के लिए अभी के लिए कहाँ लिखो, अंदर 9,299, एक 9,299 डोनेशन, जो पिछले साल का डोनेशन था उस डोनेशन को इस साल भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे, डोनेशन, कितने का डोनेशन, 10,000, उसके बाद आगे आ जाएंगे, सीबीएसई वाले से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो स्टेट बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन होता है तो उस डोनेशन को रिजर्व बना देते, रिजर्व ऐसा कुछ बनाते, याद है किसी को, लेकिन वो चीज स्टेट बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, तो अभी हम स्टेट बोर्ड के हिसाब से बता रहे, कोई बच्चा अगर आगे का पढ़ा हुआ है अलग तरीके का पढ़ा हुआ है तो वो लोग अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग को वाला कंसेप्ट पढ़ाना है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो अभी हम डोनेशन का रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो क्योंकि स्टेट बोर्ड में करना भी नहीं है, आप लोग जब किताब से पढ़ोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखने वाला, जो चीजें बताई जा रही है अभी स्टेट बोर्ड के मद्देनजर बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। आगे बताए, अगर हम डोनेशन को लिख दिए, कितना इफेक्ट करिए डोनेशन का, काहे एक इफेक्ट काहे, क्योंकि उसके बारे में अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया, बचे आइटम के तौर पे एक इफेक्ट करेंगे। फर्नीचर, आप फर्नीचर को लेकिन रिलेट करो, एक चीज हमने गलत कर दी, वैसे गलत नहीं कर बोल सकते, थोड़ा सा गलत ही बोल सकते क्योंकि अपन नहीं किए थे इसलिए गलत बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गलत किए है, क्या गलत किए है, अपडेट करके कोई भी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम को अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट कहीं पे भी लिख रहे हो, अपडेट करके, चाहे वो एडजस्टमेंट से स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्ट होकर के एडजस्टमेंट से बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद रिसीव पेमेंट, फाइनली उसके बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में आएगा, क्या बोले सीक्वेंस क्या रहेगा, एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट, वो आइटम वाइज डिपेंड होगा, ठीक है। तो अभी अपन जब एडजस्टमेंट कर रहे थे जो आइटम आ रहा था उसको कैसे रिलेट करके आ रहे थे, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट, फिर इफेक्ट। आज अगर हम बात चालू कर रहे हो कोई आइटम को रिकॉर्ड करने की बैलेंस शीट से, तो पहले बैलेंस शीट, फिर रिसीव पेमेंट, हो सकता है रिसीव पेमेंट से उसकी अपडेट हो जाए वैल्यू, और अपडेटेड वैल्यू अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में आना चीज इससे भी रिलेटेड है। तो अब डोनेशन को हमने क्यों गलत लिखा था, समझ में आया किसी को कि डोनेशन की वैल्यू पिछले साल के लाइब्रेरी में थी, इस साल कोई डोनेशन मिला क्या, रिसीव कितना मिला, तो 50,000 और 10,000 मिला के लिखना चाहिए, पहले का 10 अंदर लिखो, दूसरा 50,000 का डोनेशन फिर से उसमें प्लस करो, कितना लिखो, दोनों कैपिटल डोनेशन है, वैसे दो अलग अलग पर्पस के लिए तो अलग अलग नाम से भी लिख सकते हैं, वो नॉर्मल डोनेशन था बिना नाम के, लेकिन कैपिटल था, लॉन्ग टर्म था, और वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेट करके लिखना है। दोनों के कितने इफेक्ट किया है, डोनेशन के 10 और 50,000 का, क्यों, आगे आ जाएंगे, इसके बाद में ये भी हो गया मतलब अपना डोनेशन, उसके बाद क्या बताएंगे, फर्नीचर, फर्नीचर को भी अपडेट करेंगे, फर्नीचर 2,000 का पहले था, करंट ईयर में खरीदे कि बेचे, तो एज इट इज लिख देंगे, उसको क्या करेंगे बिना अपडेट किए लिखेंगे, मतलब अपडेट हाई चाहिए तो कहाँ से करते हैं अपडेट,
फर्नीचर की वैल्यू कहाँ चली गई? दो हजार। आगे बताइए ना, मशीन कितने की थी? अपडेट करके लिखेंगे। देखो रिसीव पेमेंट में मशीन है क्या कोई? कहाँ है? नहीं है। नहीं, वो तो डोनेशन मिला था शायद, वो अपने खरीदेगा लेकिन मशीन नहीं। कौन आने को देख आके देख रहा पैसा अंदर? नहीं समझ रहे क्या बोले? खरीदना चाहिए था वैसे, लेकिन नहीं खरीदे। तो मैं मशीन को ऐसे का वैसे लिख दे रहा। हम चाहे तो ऐड कर सकते थे क्या, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लेकिन किए क्या? कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर करेंगे तो इधर से वैल्यू कम हो जाएंगी, इधर से खर्चा बढ़ जाएगा, सर पर डिफिसिट में इफेक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली टैली हो जाएगा। समझता है इतना? जो बच्चे होशियार लोग को समझ में आना चाहिए, कम होशियार लोग कम समझो। ध्यान दो। बताइए ना, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम हो गए क्या अपडेट? अब आप क्या करेंगे, रिसीव पेमेंट में से जो चीजें है उसको रिलेट करके उसको सुटेबल जगह पे लिखेंगे, या तो इनकम, या तो एक्सपेंडिचर, या तो एसेट, या तो लाइबिलिटी। बताओ रिसीव पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस का क्या करोगे? कुछ नहीं करिएगा। ओपनिंग कैश का ओपनिंग बैलेंस शीट से और पिछले साल ओपनिंग बैलेंस शीट से और रिसीव पेमेंट से वो अपने आप क्या हो जाएगा, दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका भी कोई इफेक्ट इधर नहीं होगा, उसका भी कोई इफेक्ट इधर नहीं होगा। पिछले साल का एसेट का कैश बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश वाली बैलेंस और रिसीव पेमेंट का भी कैश वाला एकदम एग्जैक्टली सेम रहता, वो एक दूसरे को सेट ऑफ करता है, उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस है ना, उसका अपडेटेड फिगर लेगा ना, वो क्लोजिंग वाला लिखेंगे। समझ रहे हो? कब नहीं लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस को फाइनल अकाउंट बनाते समय नॉन प्रीपेड का? जब ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है तब, क्योंकि उस केस में जो कैपिटल फंड है उसको अपन ओपनिंग कैश को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस साल चालू जो पैसा है वो हमारा बचा है, उसको हम अपडेट करके लिख रहे हैं, और रिसीव पेमेंट से अपडेटेड फिगर अपने को मिलने वाला है। उसको चालू किया ना तो उसमें वैल्यू चेंज हुई ना। जैसे अपन अपडेट करके लिखते हैं ना, हर चीज को हम अपडेट करके लिखने बोले ना, तो कैश को भी अपडेट करके लिखो। पहले था, फिर आया आया, गया गया, बचा बचा, बचा वाला लिख दो। वो पूरा प्लस माइनस करके लिखना वहां पे, या डायरेक्ट लिख दो। जब अपडेट करके दिया हुआ है ना, वही ओपनिंग कैप। क्यों? क्योंकि अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन उसी साल स्टार्ट हुआ होगा, और वो पैसा ओनर का ही कैपिटल फंड है। तो ये दो अलग अलग सीन है, ये हम नहीं बोल रहे। जब किताब पढ़ेंगे ना, किताब में लिखा हुआ बताएंगे ना, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ऐसा ही लिखा है करके। जो पढ़े लिखे लोग को मालूम है ऐसा ही रहता करके। मालूम कि नहीं मालूम? दो अलग, तुम्हारे को मालूम है क्या? क्या मालूम है? 12वीं में पढ़े नहीं पढ़े? हाउ हाउ और ऐसा कब होगा? जब पास्ट ईयर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किताब में लिखा है, अंडरलाइन करके दूंगा, ताकि अगले साल हमारा नाम नहीं डुबाओ तुम। हाँ वही तो लिखा है। तो हमारे ब्रॉड डाउन में ब्रॉड डाउन नहीं है क्या? तो समझो, अभी हम हर चीज बताएंगे। ये क्या, वो कैश के नाम से लिखेंगे ना एसेट में, क्लोजिंग वाले को। थोड़ा कंटिन्यू करने दो ना, बीच में से उपास सामान ब्रेक ले लिए। बताओ ना, ये तो हो गया कैंसल आउट। ये समझे क्या बोले? कब? जब ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तब। थोड़ा देर रुको, एक टेक्निकल चीज बताएंगे तो दिमाग में जाएगा कुछ आखिरी में। पहले इसको खत्म कर दो क्या? फीस रिसीव्ड कितनी हुई है? इनकम में लिख देता हूं, बाय फीस रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जिसको ऑलरेडी अपन एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम अपडेट करते समय ऑलरेडी अपडेट कर चुके। इसको अभी करने की जरूरत, एक ही इफेक्ट होगा, हो गया उसका एक इफेक्ट। जब अपन बैलेंस शीट का डोनेशन अपडेट कर रहे थे तभी लिख दिए थे। आगे बताएंगे। बोलो से हम अगला आइटम क्या है? लोन बताओ बिजनेस की क्या होती है? लाइबिलिटी में लिख दीजिएगा कितना का। पेमेंट में बताइए ना, इलेक्ट्रिक बिल कितने का? एक्सपेंडिचर में लिखू कि इनकम में लिखू? कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल? उसके बाद रेंट 1000, सैलरी 2000, दोनों खर्चा है। रेंट 1000 रुपए, सैलरी 2000 रुपए। उसके बाद में बिल्डिंग 80,000, कहां लिखू? बिल्डिंग 80,000। उसके बाद
बैलेंस जो 37 का बचा है उसको क्या लिखेंगे, कैश के नाम से या बैंक के नाम से लिख देंगे अपने को, क्योंकि मालूम नहीं एग्जैक्टली, हो सकता बड़े ट्रांजेक्शन होता, बैंक अकाउंट भी खुली होंगे। कितने रुपए, ठीक है। आप क्या करिएगा, स्टेप नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बंद करके सरप्लस डिफिसिट निकालेंगे। बताओ क्या ज्यादा लग रहा, इनकम का 10,000 ज्यादा है, 5 और ये 2 7 और ये 8,400 घटा और 1,600 बताओ, 1,600 को क्या बोलेंगे सर, प्लस को जाके कहाँ पे प्लस करेंगे, क्या नाम से प्लस करेंगे सर, प्लस 1,600 प्लस 10,899, 10,899 और ये 1,10,000, 1,20,899 और इधर 9 9 5 और 4 9 9 18 के 88 लाएगा, 1 और 2 3 और 7 9, 3 और 7 10 का 0 80 लाएंगे, 1 और 8 9 और 3 1,20,899 आ रहा नहीं आ रहा। अभी एक कंप्लीट आइडिया आया आपको, दो तरीके के प्रॉब्लम समझ में आ गए स्टार्टिंग से, कि अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिटेबल इस साल चालू किए तो कैसे करते और दूसरे साल में कैसे करते, नहीं समझे कैसे करते। जो बच्चे उसारे ना वो लोग अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम भी करेंगे तो अभी उनको समझ में आ जाएगा, एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं जाएंगी, क्योंकि पोरवाल कॉलेज का पेपर सर पे है बच्चों के, तो इसीलिए हम ये टॉपिक को बीच में से पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट होशियार बच्चे तो भी कुछ तो चीजों को समझ पाए। कंप्लीट आइडिया दे दिए है बिना किताब के, अभी किताब से जब प्रॉब्लम करेंगे थोड़ी चीजें रिलेट करना पड़ेगा एडवांस लेवल की भी, लेकिन कुछ तो कर ही पाएंगे। दो तरीके की वेरायटी एग्जाम में आती है क्वेश्चन की, या तो ओपनिंग विदाउट बैलेंस शीट वाला और बैलेंस शीट वाला। ये याद है क्या तुमको कि ओपनिंग बैलेंस शीट वाला भी क्वेश्चन आता है और विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट वाला भी आता है, दो वेरायटी ऐसी मालूम था? ये हाव में हाव तो नहीं लगा रहे, कितने % और इस बात के लिए तुम, समझ रहा है कुछ 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 नहीं समझ में आया, कुछ कुछ समझो समझो, थोड़ा सा समझो। तो ये है अपने नॉर्मल एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट हम किस पॉइंट पे भी बताए हैं। जैसे हम फाइनल अकाउंट चालू किए थे ना पिछले साल 11वीं में, तो स्टार्टिंग में आपको हमने कैसा कराए थे फाइनल अकाउंट, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फिर उसी से फाइनल अकाउंट। उस टाइम पे कितना सारा लग रहा था फाइनल अकाउंट, वैसा ही आपको अभी एनपीओ लग रहा है। ये चेतावनी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, समझ रहे हो। बताओ ना, जब आप फाइनल अकाउंट बनाए थे पहली बार, ट्रायल जनरल से लेके फाइनल अकाउंट तक, फाइनल अकाउंट कैसा लग रहा था, फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट जब सामने आए तो समझ में आया। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस किए तो एडजस्टमेंट दिमाग में गए तो वो चीजें कॉन्फिडेंटली समझी, लेकिन वो बेस जो था वो आपको हेल्प किया गया। बस वही करना चाह रहे हैं, एनपीओ में भी ऐसा ही एक बता दिए कंसेप्ट, फिर बाद में अभी एडजस्टमेंट एनपीओ से रिलेटेड और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें दिमाग में ज्यादा क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ठीक है, कल से हम प्रॉब्लम चालू नहीं करेंगे, कुछ चीजें किताब के थ्रू हम आपको क्या करेंगे, रिवाइज कराएंगे। फिर बोलेंगे देखो ऐसा किए थे ना, ऐसा किए थे ना, फिर कुछ चीजें अंडरलाइन भी कराएंगे। क्यों कराएंगे अंडरलाइन, ताकि आगे चल के हमारा नाम तुम डुबाओ ना। समझ में आया क्या बोले, समझो थोड़ा, क्या चीजें अंडरलाइन करेंगे और समय आने पे बताया जाएगा। ये चीज अंडरलाइन करेंगे कि कभी अगर ऑर्गेनाइजेशन पहला साल होता है तो पहले साल में कैपिटल फंड की वैल्यू ओपनिंग कैश बैलेंस जो दिया है वो ही होती है, ऐसा किताब में लिखा होगा शायद, जिसको हम अंडरलाइन करेंगे अगर होगा तो। ऐसा लिखा है क्या किताब में कहीं, ये फंस गया अभी, अब ये फंस गया। अभी हो सकता है किताब में नहीं लिखा हो, पक्का देखते हैं, कल की कल देखेंगे, कल देख के आना वाला, बाकी लोग भी होंगे क्या लिख। तो वैसे तो हम देखने ही वाले हैं कल किताब। एक दिन में क्या करते नहीं, क्या किताब को पूरा ही देख लेंगे एक दिन में, पूरा शुरू से लेके आखिर तक एक दिन में देख लेंगे और प्रॉब्लम चालू कर देंगे परसों से। कल बोलो कौन सा वार है, फ्राइडे है कल, तो कल तो पक्की बात है कि अपन किताब से पढ़ के कंसेप्ट खत्म कर देंगे। जिन बच्चों को के मन में पढ़ने की इच्छा है वो बच्चे सैटरडे को टेस्ट देना चाहते हैं कि अपना एनपीओ का प्रॉब्लम पढ़ना चाहते हैं। ये पढ़ाई अचानक से नहीं जगी तुम लोग की, ये सैटरडे की एनपीओ का टॉपिक का पहला प्रश्न सैटरडे को कराया जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के कि पोरवाल की परीक्षा की आप लोग को जिम्मेदारी है और एग्जाम में भी आप जिम्मेदारी के साथ पेपर अटेम्प्ट करोगे, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज हमारे प्रॉपर फ्लो में प्लान का पार्ट नहीं था एनपीओ पढ़ाना, बीच में घुसाड़े है
क्यों घुसाड़े है? क्योंकि पोरवाल कॉलेज की परीक्षा में आने वाला है और दूसरे दूसरे कॉलेज वाले बच्चे भी वही बोलते हैं कि हमको भी पढ़ना है बोले। ये पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है हम सैटरडे संडे को पढ़ाने वाले हैं। कल सैटरडे नहीं है ना, फ्राइडे है ना कल। नहीं कल पक्का करते हैं, आज से रिकॉर्डिंग तो